गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके रसायन विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर जो है कार्बन एवं उसके यौगिक वाला शुरू करने चाह रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने अम्ल सार एवं लवण वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो आपका 5th चैप्टर था। आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कार्बन एवं यौगिक उसके यौगिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आया था जैव शक्ति सिद्धांत, जिसको विटल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक था बच्चों, जिसकी अवधारणा, जिसकी ये सोच थी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं केवल जीवधारी स्रोतों, जीवधारी स्रोत जो मतलब जो सजीव प्राणी है, जो जीवन जीते हैं, जो सांस लेते हैं, उन्हीं के अंदर जो है कार्बन या कार्बनिक यौगिक जो है पॉसिबल होते हैं। इनका कृत्रिम विधियों से हम इनको आर्टिफिशियली प्रयोगशाला में या संश्लेषण इनका पॉसिबल नहीं है। मीन्स आप इनको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेबोरेटरी में आप कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते। ये अवधारणा थी बर्जीलियस की कि भाई जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं के अंदर कार्बनिक यौगिक होते हैं, आप इनको आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर नहीं बना सकते। फिर देखो बच्चों, इसका खंडन हुआ, इसी सिद्धांत का खंडन हुआ 1828 में। होलर नामक एक वैज्ञानिक ने क्या किया, अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से थे? एक तो अमोनियम सल्फेट, ध्यान रखना, अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट, एक लिया पोटेशियम साइनेट। इनको गर्म करके प्रयोगशाला में एक प्रथम कार्बनिक यौगिक, जो प्रथम कार्बनिक यौगिक था वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना कौन सा था। प्रथम कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था वो था यूरिया। यूरिया इन्होंने बना दिया और उनकी इस खोज से क्या हो गया, जो बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था उसका खंडन हो गया। कैसे बनाया बच्चों, देखो रिएक्शन देखते हैं इसकी। रिएक्शन के अंदर देखो अमोनियम सल्फेट NH4 होल्ट वाइज SO4, ये सल्फेट वाला, ये अमोनियम। पोटेशियम साइनेट, ये पोटेशियम और ये आपका साइनेट। इनकी रिएक्शन, इनको गर्म करने से बच्चों देखो अमोनियम साइनेट बना, और K2SO4 बना। ठीक है, इस अमोनियम साइनेट को और क्या किया गया बच्चों, गर्म किया गया। और गर्म करने पे आपके पास जो अमोनियम साइनेट के जो अणु है वो व्यवस्थित होकर आपको बन गया यूरिया। क्या मिल गया? यूरिया। और ये यूरिया जो था प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया था। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कार्बन परमाणु की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो कार्बन परमाणु, इसका परमाणु क्रमांक, आवर्त सारणी की बात करेंगे, आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। प्रतीक की बात करें यानी कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सी बनाकर इसको डिनोट किया जाता है कार्बन को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। एक्चुअल में इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2s कक्षक में चले गए, 2s कक्षक के अंदर और यानी कि और लास्ट में बचे 2, तो वो p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और यहाँ पे देखो बच्चों पी कक्षक की अधिकतम कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। यानी कि यहाँ पे जो अष्टक है, इस अष्टक के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की अभी कमी है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4। यानी कि ये 4 और बंध बना सकता है। कार्बन परमाणु 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट बात करें संयोजन की बच्चों इसमें, तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ चारों बॉन्ड सिंगल, मैथेन ये 4 एकल संयोजी बंध हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों एक तो है संयोजी, एक डबल बॉन्ड है और 2 है एकल संयोजी। तो डबल बॉन्ड के अंदर यानी कि 2 संयोजकता यहाँ से कंप्लीट हो गई और एक यहाँ से, तो 2 तो संयोजकता यहाँ पे डबल बॉन्ड से पूरी हो रही है और एक संयोजकता सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन साइनाइड, 3 संयोजकता है, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हो गई और एक यहाँ से, यानी कि कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण। और CO2 के अंदर बात करें बच्चों तो 2 डबल बॉन्ड होता है, यानी कि 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 संयोजकता इसकी पूर्ण होगी। तो इस तरीके से कार्बन परमाणु 1 सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन परमाणु के अंदर 3 प्रकार से संयोग करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इसकी ज्यामिति जो होती है समचतुष्फलकीय। किस तरीके से देखो बच्चों, कार्बन परमाणु और यहाँ पे देखोगे तो चतुष्फलक बनेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस प्रकार ये 4 त्रिभुजाकार फलक बनाता है, 4 त्रिभुजाकार फलक बनाता है। और इनके जो हाइड्रोजन का जो बंध कोण होता है, उसका बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये आपको ध्यान रखना है बंध कोण का मान। अब कार्बन परमाणु की नेक्स्ट विशेषता की बात करें बच्चों, तो इसके अंदर संकलन का गुण यानी कि कैटेनेशन, मतलब एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर शाखित यानी कि ब्रांचेज वाली, अशाखित नॉन ब्रांचेज और चक्रीय यौगिक यानी कि साइक्लिक यौगिक बनाने का ये प्रवृत्ति इसकी होती है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, इसके अंदर एकल बॉन्ड भी होता है, द्विबॉन्ड, डबल बॉन्ड भी होता है, त्रिबंध। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एकल बॉन्ड यानी कि सारे ही बंध क्या हो, सिंगल हो, तो एल्केन कहलाता है। अगर कोई भी एक बॉन्ड डबल आ जाए कार्बन कार्बन के मध्य तो एल्कीन होगा, और कार्बन कार्बन के मध्य एक बॉन्ड ट्रिपल हो तो क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कार्बन परमाणु की विशेषताओं की बात करें बच्चों, तो जो इसकी 7वीं विशेषता है
वो है हाइड्रोकार्बन यौगिक। कार्बन परमाणु जो है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाता है। किस तरीके से बच्चों, देखो कार्बन परमाणु की विद्युतीनता जो है हाइड्रोजन के साथ क्या होती है, हाइड्रोजन के साथ लगभग बराबर होती है, हाइड्रोजन से मैच खाती है। तो इसलिए कार्बन परमाणु के जो ज़्यादातर यौगिक मिलते हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। कई बार ये सवाल बच्चों एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन अपने यौगिक ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ क्यों बनाता है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतीनता यानी कि एक दूसरे के साथ बंध बनाने की क्षमता वो लगभग विद्युतीनता समान होती है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने की क्षमता जो है प्रवृत्ति जो है ज़्यादा होती है। अतः हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वो आराम से करके सहसंयोजक बंध का निर्माण कर देता है और इससे हाइड्रोकार्बन यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिकों के अंदर किस तरीके से इनको बांटा गया है, तो जो कार्बन परमाणु है स्थायित्व तो प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणु कौन कौन से बच्चों, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आदि से संयोग करके क्या करता है, अणुओं का निर्माण करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। अब कार्बनिक यौगिक की परिभाषा जब हो गई बच्चों क्लियर, तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण यानी कि कार्बन को कितने भागों में आगे बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके, इनके वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले विवर्त श्रृंखला होती है, यानी कि जो अचक्रीय जिनकी कोई चक्र यानी कि जो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं वो वाले, और दूसरा होता है चक्रीय जो क्लोज लूप वलय युक्त जो कि बंद लूप बनाते हैं। पहले तो दो भाग होंगे, एक तो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो कि लूप नहीं बनाते, सर्कल या साइक्लिक नहीं होते हैं, और एक होता है आपका साइक्लिक या कि जो लूप या वलय बनाते हैं। और इसमें फिर अचक्रीय में बात करें बच्चों तो संतृप्त मतलब जिनको और प्यास नहीं है, जिनकी जो है संतृप्तता पूर्ण है, जिनकी बॉन्ड बनाने की क्षमता जो है पूर्ण है, और वो सारे होते हैं एकल बंध सिंगल बंध वाले, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अभी आपने बोला था इनको क्या बोलते हैं अपन, एल्केन। सारे ही बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल, तो अपन बोलेंगे एल्केन। और असंतृप्त के अंदर बात करें बच्चों जो कि और बंध बना सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के अपन इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन, जो कि डबल बॉन्ड वाला द्विबंध होता है इसके अंदर। एक होता है एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें त्रिबंध होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके अचक्रीय यौगिक जो है कार्बन के अंदर संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। फिर बात करते हैं साइक्लिक चक्रीय में, तो एक तो होता है एलिसाइक्लिक जिसको एलिफैटिक भी बोलते हैं, और एक होता है एरोमेटिक एलिसाइक्लिक। जो एलिफैटिक होता है उसके अंदर बच्चों जलने पर क्या होता है, बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो एलिसाइक्लिक यानी कि एलिफैटिक यौगिक होते हैं जलाने पर धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, एक धुएं की ज्वाला के साथ जलेंगे। और एरोमेटिक जो होते हैं बच्चों काले धुएं के साथ जलते हैं। कैसे, काले धुएं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है एरोमेटिक यौगिकों की विशेषता है। तो एरोमेटिक यौगिकों की पहली विशेषता बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ये काले धुएं के साथ जलेंगे जब जलाएंगे इनको। और दूसरी, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है बच्चों, जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-6। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों। और तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर आपको दिमाग में रखना है, एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं इनके जो बॉन्ड होते हैं वो एकांतर क्रम में अनुनाद करते हैं। कैसे बच्चों, जैसे बेंजीन का एक उदाहरण लूँ मैं आपके सामने, ये बेंजीन यौगिक, ठीक है, ये बेंजीन यौगिक, इसके अंदर आपको पता होगा बॉन्ड इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो क्या हो रहा है, बंधों का या जो इनके यौगिक यानी कि प्रतिस्थापित समूह लगे होते हैं उनके अकॉर्डिंग एकांतर क्रम में इनके अंदर के अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है। अब अनुनाद क्या होता है बच्चों, ये आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिंपल से ये पॉइंट ध्यान रखना है, एरोमेटिक यौगिक के अंदर जलाने पर काले धुएं के साथ जलेंगे। इनका सामान्य फॉर्मूला CnH2n-6 होता है, और इनके जो बंध या जो इनके प्रतिस्थापित समूह होते हैं उनके अंदर एकांतर क्रम में अनुनाद होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, किस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो पद्धति आई थी रूढ़ पद्धति जो थी बच्चों, उनके प्राकृतिक स्रोत, मतलब कहाँ से जो कार्बन परमाणु कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहा है और किस गुण के आधार पे, मीन्स जिस जगह से, जिस स्थान से वो प्राप्त होता था, जिस सोर्स से प्राप्त होता था, उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता था। जैसे CH4, इसको अपन ने मार्स गैस नाम दिया था, एक्चुअल में ये मैथेन है, लेकिन मार्स गैस क्यों नाम दिया, क्योंकि ये दलदली या मार्स स्थानों से आपको प्राप्त होता था। नेक्स्ट बात करते हैं CH3OH, कास्ट स्प्रिट, ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता था, कास्ट यानी कि लकड़ी, इसलिए इसका नाम कास्ट स्प्रिट रखा था CH3OH का। नेक्स्ट CH3COOH, एसिटिक अम्ल, यानी कि सिरके के लैटिन नाम एसिटम से इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट बात करें HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, जो कि फॉर्मिका यानी कि चिट्टी, लाल चिट्टी के डंग से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया था। नेक्स्ट बच्चों, ये लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला COOH
CHOH लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक यानी कि लैक्टम दूध से प्राप्त होता था, इसलिए इसका नाम लैक्टिक एसिड रखा गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो पद्धति नामकरण की, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति क्या थी? नामकरण सरल यौगिकों का व्युत्पन्न करके, व्युत्पन्न मान के, भाई कोई यौगिक है उसका व्युत्पन्न मान के, जैसे CH4 का मैथेन, उसी तरीके से अब देखो यहाँ से मैथेन है तो इसी को यौगिक को व्युत्पन्न मानकर जैसे इसका नाम रखा तो CH CH3 CH3 CH3, तो क्या हो गया? ये मैथिल मैथिल मैथिल, तो ट्राई मैथिल, और ये हो गया मैथेन। इसी तरीके से ये कार्बिनॉल हो गया, ये मैथिल कार्बिनॉल हो गया, और ये आपका जो है एसिटिक अम्ल हो गया, और ये आइसोप्रोपिल। तो इस तरीके से व्युत्पन्न पद्धति में नाम रखे जाते हैं। तो बच्चों आपको ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपल से इनके ध्यान रखने हैं कि सोर्स से प्राप्त हुआ और किसका क्या नाम रखा गया है कार्बनिक यौगिकों के अंदर, रूट पद्धति के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, जो आपके अशाखित हाइड्रोकार्बन होते हैं इस पद्धति में नॉर्मल या एन यौगिक कहलाता है। ये नेक्स्ट आपको लाइन ध्यान रखनी है कि जो अशाखित हाइड्रोकार्बन होते हैं इस पद्धति में नॉर्मल या एन यौगिक कहलाते हैं।